गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी भाषा का हमारा जो वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसका अब तक जो है हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। ये तीसरा क्लास है। और अगर अब तक आपने अभी तक जो है मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य एमसीक्यू के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है हमने सभी कालों के डिस्कस किए हैं, चाहे वो आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीतिकाल हो या फिर आधुनिक काल हो। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स हैं परीक्षा के संदर्भ में हमने वो डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हिंदी भाषा का तीसरा क्लास है आज। पहला सवाल आज के क्लास का, भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है। तो ये मिलता है 15वीं शती से। ठीक है, याद रखिएगा 15वीं शती से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का मुंशी किसे कहा जाता है। तो भाषा का मुंशी जो है ये उपाधि किसको मिली है। तो ये मिली है लल्लू लाल को। ठीक है, याद रखिएगा लल्लू लाल को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप किस विद्वान ने माना है। तो दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप किस विद्वान ने माना है, तो वो है बाबूराम सक्सेना। ठीक है, नाम याद रखिएगा बाबूराम सक्सेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा है। तो वो है जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है, नाम याद रखिएगा जॉन गिलक्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टकसाली भाषा से अभिप्राय क्या है, यानी कि अर्थ क्या है टकसाली भाषा का। तो इसका जो अभिप्राय है वो है परिनिष्ठित भाषा। ठीक है, याद रखिएगा टकसाली भाषा को जो है परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में भारत की राजभाषा क्या थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मध्यकाल में भारत की राजभाषा क्या थी। तो इसकी राजभाषा थी फारसी। ठीक है, याद रखिएगा फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजबुली क्या है। ब्रजबुली, तो इसका अर्थ है ब्रज भाषा मिश्रित बंगला भाषा। ठीक है, याद रखिएगा ब्रजबुली का अर्थ है ब्रज भाषा मिश्रित बंगला भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय कब स्थापित हुआ था। तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय जो है कब स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था 1960 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा 1960 में ये स्थापित हुआ था। अपभ्रंश भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है। तो अपभ्रंश भाषा की प्रमुख विशेषता है वर्णों की द्वित्व प्रवृत्ति। ठीक है, याद रखिएगा वर्णों की द्वित्व प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश के 3 भेदनागर, उपनागर, ब्राचर कहाँ प्रचलित थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अपभ्रंश के 3 भेद नागर, उपनागर, ब्राचर कहाँ प्रचलित थे। तो ये प्रचलित थे क्रमशः गुजरात, राजस्थान और सिंध में। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात, राजस्थान और सिंध में ये प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण का टंडन किसे कहा जाता है। दक्षिण का टंडन, तो ये कहा जाता है मोटूरी सत्यनारायण। ठीक है, याद रखिएगा मोटूरी सत्यनारायण को कहा जाता है दक्षिण का टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी का प्रहरी किसको कहा जाता है। तो वो है पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, नाम याद रखिएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोलानाथ तिवारी के अनुसार उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो है उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो ये चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा चीनी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौरवी या खड़ी बोली का क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि खड़ी बोली का क्षेत्र क्या है, यहाँ कहाँ पे जो है खड़ी बोली बोली जाती है। तो ये बोली जाती है रामपुर। ठीक है, याद रखिएगा रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून का मैदानी भाग, अम्बाला का पूर्वी भाग, पटियाला का पूर्वी भाग। तो इन जगहों में जो है खड़ी बोली अधिकतर बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1961 को। ठीक है, डेट याद रखिएगा 1961 को ये स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का क्षेत्र क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहाँ पूछा गया है कि ब्रज भाषा का क्षेत्र क्या क्या है। तो ये आता है मथुरा में, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर,
धौलपुर, करौली और ग्वालियर। तो इन जगहों में जो है ब्रज भाषा अधिकतर बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणी या बांगरू का क्षेत्र क्या है? तो हरियाणवी या बांगरू का क्षेत्र पूछा गया है कि किन क्षेत्रों में जो है अधिक बोला जाता है। तो ये बोला जाता है दिल्ली का देहाती भाग, ठीक याद रखिएगा, दिल्ली का देहाती भाग। करनाल में बोला जाता है, हिसार, रोहतक, पटियाला। तो इन जगहों में जो है हरियाणी या बांगरू भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेली का क्षेत्र क्या है? तो बुंदेली भाषा जो है किन क्षेत्रों में बोला जाता है ये पूछा गया है। तो ये बोला जाता है झांसी में, ठीक याद रखिएगा, झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, पश्चिमी बांदा, ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, ग्वालियर का पूर्वी भाग तथा भोपाल का कुछ भाग। तो इन जगहों में ज़्यादातर बुंदेली भाषा बोली जाती है। तो अब इस पूरे टेबल को नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि सिवनी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये बुंदेली भाषा बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेली का क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि बघेली भाषा का क्षेत्र क्या है। तो बघेली जो है रीवा में बोली जाती है, नागौद, सतना, मेहर, दमोह और जबलपुर। तो इन जगहों में जो है बघेली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी का क्षेत्र क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अवधी भाषा के बारे में। तो ये बोली जाती है लखीमपुर, खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर तथा मिर्ज़ापुर का पश्चिमी भाग। तो इन जगहों में जो है ज़्यादातर अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस पूरे टेबल को नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। खास करके ब्रज भाषा और अवधी भाषा के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र क्या है? यानी कि छत्तीसगढ़ी भाषा जो है किस जगह में ज़्यादातर बोला जाता है? तो ये बोला जाता है सरगुजा में, ठीक याद रखिएगा, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायपुर, खेरागढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकर में जो है छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्नौजी का क्षेत्र क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कन्नौजी भाषा का क्षेत्र क्या है? तो ये बोला जाता है कन्नौज में, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर और पीलीभीत में जो है कन्नौजी भाषा बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी का क्षेत्र क्या है? मारवाड़ी भाषा कहाँ पे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है जोधपुर में, ठीक है याद रखिएगा, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, पालनपुर और जैसलमेर में जो है मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थानी का क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पे पूछा गया है पूर्वी राजस्थानी या जयपुरी का क्षेत्र क्या है? तो इसका क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान, ठीक है याद रखिएगा, पूर्वी राजस्थान में जयपुरी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी राजस्थान या मेवाती का क्षेत्र क्या है? तो सीधा सवाल पूछा गया है कि मेवाती का क्षेत्र क्या है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मेवाती का अन्य नाम क्या है? तो इसको जो है उत्तरी राजस्थानी भी बोला जाता है। तो मेवाती का क्षेत्र क्या है? तो ये बोला जाता है अलवर में, ठीक है याद रखिएगा, अलवर में बोला जाता है। भरतपुर का उत्तरी पश्चिमी भाग और गुड़गांव का दक्षिण पूर्व भाग में जो है मेवाती भाषा बोली जाती है। उसके बाद आता है मालवी भाषा। मालवी का क्षेत्र क्या है? इसको जो है दक्षिणी राजस्थान भी कहते हैं। तो मालवी भाषा का क्षेत्र है उज्जैन, ठीक याद रखिएगा, उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर और देवास में जो है मालवी भाषा बोली जाती है। उसके बाद आता है मैथिली। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मैथिली का क्षेत्र क्या है? तो इसका क्षेत्र है दरभंगा में बोला जाता है मैथिली भाषा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, उत्तरी मुंगेर, उत्तरी भागलपुर में जो है मैथिली भाषा का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही का क्षेत्र क्या है? मगही, तो मगही भाषा बोली जाती है पटना में, याद रखिएगा, पटना, गया, हाजिरीबाग तथा मुंगेर और भागलपुर का कुछ भाग जो है यहाँ पे मगही भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी का क्षेत्र क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
तो भोजपुरी का क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ है, तो ये जो है बस्ती में बोला जाता है, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, रांची तथा पलामू के कुछ भाग में जो है भोजपुरी भाषा का प्रयोग होता है। तो इस पूरे टेबल का आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थानी हिंदी की प्रतिनिधि एवं आदर्श बोली क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि राजस्थानी हिंदी की प्रतिनिधि एवं आदर्श बोली क्या मानी गई है? तो ये जो है मारवाड़ी मानी गई है, ठीक है, याद रखिएगा, मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी हिंदी कहाँ बोली जाती है? तो दक्षिणी हिंदी का प्रयोग क्या कहाँ होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र में, तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में होता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के प्राय मुसलमान घरों में दक्षिणी हिंदी का प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के प्राय मुसलमान घरों में दक्षिणी हिंदी का प्रयोग होता है। खास करके जो है जो साउथ के स्टेट्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर दक्षिणी हिंदी बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा में है, ठीक है, याद रखिएगा, आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ जैसे य, र, ल, व, ठीक है, याद कर लीजिए आप, य, र, ल, व कहलाती हैं क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये कहलाती है अंतस्य ध्वनियाँ, ठीक है, याद रखिएगा, अंतस्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ जो है ये कंठस्य है, उसी प्रकार य, र, ल, व जो है ये अंतस्य है, ठीक है, याद रखिएगा, अंतस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी तेरी ये दशा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नागरी तेरी ये दशा शीर्षक कविता के रचयिता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचहरियों के नागरी लिपि का प्रवेश कब हुआ? तो कचहरियों में जो है नागरी लिपि का प्रवेश कब हुआ था, यानी कब उसको उपयोग में लाया गया था? तो ये लाया गया था 1900 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1900 में इसका प्रचलन लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की जो है स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1927 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ था? तो खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप जो है किस शताब्दी में विकसित हुआ था? तो ये हुआ था 19वीं शताब्दी में, ठीक है, याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी जो है दक्षिण में यानी साउथ में किस रूप में विकसित हुई? तो ये हुई थी दक्षिणी हिंदी में, ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिणी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो मानक हिंदी का जो विकास है वो किस बोली से हुआ था? तो ये हुआ था खड़ी बोली हिंदी से, ठीक है, याद रखिएगा, खड़ी बोली हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी और कोटा की हथौड़ी बोली हिंदी के किस वर्ग की बोली है? बूंदी और कोटा की हथौड़ी बोली जो है हिंदी के किस वर्ग की बोली मानी गई है? तो ये मानी गई है राजस्थानी, ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थानी भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा से क्या अभिप्राय है? तो इसका अर्थ है मानक भाषा, ठीक है, याद रखिएगा, मानक भाषा जो है इसको कहा जाता है साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो किस शताब्दी को जो है हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो ये जो है 19वीं शताब्दी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी, हिंदुई, उर्दू, हिंदुस्तानी इन चार भाषा रूपों में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हिंदी, हिंदुई, उर्दू और हिंदुस्तानी इन चार भाषाओं में से महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? तो वो है हिंदुस्तानी का समर्थन किया था, ठीक है, याद रखिएगा, हिंदुस्तानी भाषा का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई थी? तो हिंदी हिंदुस्तानी भाषा के संबंध में जो है विवाद में किसके नेतृत्व में जो है हिंदी की विजय हुई थी? तो ये जो है पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में विजय हुई थी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सन 1955 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राजभाषा आयोग में कितने सदस्य थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कितने सदस्य थे? तो सदस्यों की संख्या थी 21। ठीक, याद रखिएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित किशोरीलाल वाजपेयी ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध को क्या नाम दिया है? तो पंडित किशोरीलाल वाजपेयी ने जो है 19वीं शताब्दी या 19वीं सदी के पूर्वार्ध को क्या नाम दिया है? तो ये दिया है लाल युग। ठीक, याद रखिएगा लाल युग नाम दिया है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू का प्रारंभिक नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो उर्दू का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये था जवान उर्दू ए, ठीक है, जवान उर्दू जो है उसको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हिंदुस्तानी को चलिए इसमें थोड़ा सा जो है चेंजेस करना है, थोड़ा सा इसको बाद में करेंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। हिंदुस्तानी आशय है किसके? तो राष्ट्रभाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। हिंदुस्तानी आशय किसका है? तो ये जो हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। ठीक, याद रखिएगा हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का जो है हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता था और इसके पक्षधर थे महात्मा गांधी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, किसी भी तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि हिंदुस्तानी के पक्षधर कौन थे हिंदुस्तानी भाषा, तो इसके पक्षधर थे महात्मा गांधी। ठीक है, हिंदुस्तानी का अर्थ क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शब्द को अंग्रेजी की देन किन विद्वानों ने माना है? तो हिंदुस्तानी भाषा को अंग्रेजी की देन किन विद्वानों ने माना है? तो वो हैं क्रिएशन और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इन दोनों विद्वानों ने जो है हिंदुस्तानी शब्द को अंग्रेजी की देन मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू साहित्य के जन्मदाता कौन थे? उर्दू साहित्य के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे वली साहब। ठीक, नाम याद रखिएगा वली साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी हिंदी के साहित्य में किस मत का प्राधान्य था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि दक्षिणी हिंदी के साहित्य में किस मत का प्राधान्य था? तो इसमें जो है सूफी मत का प्राधान्य था। ठीक, याद रखिएगा सूफी मत का प्राधान्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसली बैसवाड़ी हिंदी की किस बोली के अन्य नाम है? हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोसली और बैसवाड़ी जो है ये हिंदी की किस बोली के अन्य नाम है? तो ये जो है अवधी भाषा के अन्य नाम है। ठीक, याद रखिएगा अवधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाटू बांगरू अहीरों की बोली किस बोली के अन्य नाम है? तो ये जो है हरियाणवी को कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा हरियाणवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज का सपना रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। राजा भोज का सपना और रानी केतकी की कहानी जो है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हिंदुस्तानी भाषा में। ठीक है, याद रखिएगा हिंदुस्तानी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कितनी लिपि प्रचलित थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्राचीन भारत में कितनी लिपि जो है प्रचलित थी? तो इसमें जो है टोटल 2 लिपि प्रचलित थी। एक है ब्राह्मी और दूसरा है खरोष्टी। ठीक, नाम याद रखिएगा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो है ये प्रचलित थी प्राचीन भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी भारत की संपूर्ण भाषाओं को क्या कहते थे? तो विदेशी जो थे वो भारत की संपूर्ण भाषाओं को क्या कहते थे? तो वो कहते थे जवाने हिंद। ठीक, नाम याद रखिएगा जवाने हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी सदी में फारस के बादशाह नौशेखां के एक दरबारी कवि ने पंचतंत्र का अनुवाद करते संस्कृत भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो संस्कृत शब्द के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था संस्कृत भाषा के लिए? तो ये किया था जवाने हिंद। ठीक, याद रखिएगा जवाने हिंद शब्द का प्रयोग किया था अनुवाद करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? तो हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग जो है कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है अबू सईद की फारसी इतिहास में मिलता है। ठीक, याद रखिएगा अबू सईद के फारसी इतिहास में मिलता है जो लिखा गया था चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू में यामिनी भाषा किसने कहा? यामिनी भाषा, तो उर्दू को यामिनी भाषा जो है कहा था लल्लू लाल ने। ठीक, याद रखिएगा लल्लू लाल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वानों के नाम क्या क्या हैं? तो पहले आते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
राहुल सांस्कृतायन और आचार्य शुक्ल, ये तीन महत्वपूर्ण विद्वानों के जो है नाम, जिन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने अपभ्रंश को हिंदी नहीं माना है किंतु परवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करने के पक्ष में है? तो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि किस विद्वान ने जो है अपभ्रंश को हिंदी नहीं माना है, ठीक याद रखिएगा, हिंदी नहीं माना है किंतु परिवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करने के पक्ष में है? तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाषा या डायलेक्ट से क्या आशय है, यानी कि इसका क्या अर्थ है डायलेक्ट का? तो इसका अर्थ है एक प्रांत या उपप्रांत की बोली, ठीक नाम याद रखिएगा, एक प्रांत या उपप्रांत की बोली जो है उसको विभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो है गिलक्राइस्ट, ठीक है, नाम याद रखिएगा, गिलक्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम समर्थन किसने दिया? तो खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो है स्वामी प्राणनाथ, ठीक है, नाम याद रखिएगा, स्वामी प्राणनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ किसे मानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो वो है गंग कवि का चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक याद रखिएगा, चंद छंद वर्णन की महिमा को जो है आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ माना है और इसके कवि हैं गंग कवि, ठीक है। बहुत सारे जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा संबंधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बाबू तोताराम ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा, बाबू तोताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है? तो पाली भाषा जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था दीप वंश में, ठीक है, नाम याद रखिएगा, दीप वंश में जो है पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कब मिलता है? तो भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है 6ठी शताब्दी में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 6ठी शताब्दी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में प्रचार कार्य करने वाले सर्वप्रथम महापुरुष कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हिंदी में प्रचार कार्य करने वाले सर्वप्रथम महापुरुष कौन है? तो वो है दयानंद सरस्वती, ठीक है, नाम याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे परदेसी भाषा कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे परदेसी भाषा नाम दिया है? तो वो है खड़ी बोली को, ठीक है, याद रखिएगा, खड़ी बोली को दिया है उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में हिंदी का प्रचार मुख्यतः किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार मुख्यतः किसने किया था? तो ये किया था श्रद्धाराम फिल्लोरी ने, ठीक याद रखिएगा, श्रद्धाराम फिल्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए इंडिया शब्द कहाँ के निवासियों के द्वारा दिया गया? तो इंडिया शब्द का जो प्रयोग है वो किन निवासियों के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था ग्रीक के, ठीक याद रखिएगा, ग्रीक देश ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा से तात्पर्य क्या है, यानी कि इसका अर्थ क्या है राजभाषा? तो इसका अर्थ है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा, ठीक याद रखिएगा, सरकारी कार्यालयों में जो है जो भाषा उपयोग किया जाता है उसको राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरोष्टी लिपि की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? तो खरोष्टी लिपि की जो है सर्वप्रमुख विशेषता है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो खरोष्टी का अर्थ है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाने वाली लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरोष्टी लिपि का क्षेत्र क्या था? तो खरोष्टी लिपि का क्षेत्र था उत्तर पश्चिम भारत, ठीक याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्टी लिपि बोली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि का प्राचीनतम और प्रारंभिक रूप कौन सा है? तो लिपि का जो है प्राचीनतम और प्रारंभिक रूप है चित्रात्मक, ठीक याद रखिएगा, चित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि के विकास का सोपान क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि लिपि का जो विकास हुआ था उसका सोपान क्या है? तो पहले आता है चित्रलिपि, ठीक
ठीक है, याद रखिएगा। पहले चित्रलिपि का विकास हुआ था, उसके बाद भावलिपि आई और फिर उसके बाद ध्वनि लिपि। ठीक है, याद रखिएगा, चित्रलिपि, भावलिपि और फिर ध्वनि लिपि, इससे जो है लिपि का विकास हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं क्या क्या हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अर्थ परिवर्तन की दिशाएं जो हैं वो 3 हैं, ठीक है, याद रखिएगा 3। अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार और अर्थादेश, ये 3 जो है प्रमुख अर्थ परिवर्तन की दिशाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन हैं? तो पहले आते हैं हार्नली, ठीक है, नाम याद रखिएगा, हार्नली, वेबर, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ये जो हैं ये प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करने वाले प्रमुख विद्वान हैं। अपभ्रंश के भेदों पर विचार करने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं? तो यहाँ पे अभी पूछा गया है कि अपभ्रंश के भेदों पर विचार करने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं? तो पहले आते हैं डॉक्टर तगारे, डॉक्टर याकोली, डॉक्टर नामवर सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भाषा वाक्य पृथक्करण, हिंदी बाल बोध व्याकरण, सहज हिंदी रचना, हिंदी व्याकरण, प्रथम हिंदी व्याकरण, संक्षिप्त व्याकरण, सरल हिंदी रचना, मध्य हिंदी व्याकरण, किसकी कृतियां हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये जो है कामता प्रसाद गुरु ने लिखी है, ठीक है, याद रखिएगा, कामता प्रसाद गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारोपीय भाषा परिवार के अन्य नाम क्या क्या हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो भारोपीय भाषा परिवार को जो है और किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसको जो है आर्य परिवार भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, आर्य परिवार, इंडो जर्मनिक परिवार भी कहा जाता है और भारत हित्ती परिवार भी कहा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि किस परिवार को जो है इंडो जर्मनिक परिवार भी कहा जाता है? तो ये जो है भारोपीय भाषा परिवार को कहा जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भाषा जिसका स्वरूप शिक्षा, संचार माध्यमों और सरकारी कामकाज में प्रतिष्ठित होती है क्या कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि वो भाषा जिसका स्वरूप जो है, स्वरूप शिक्षा, संचार माध्यमों और सरकारी कामकाजों में प्रतिष्ठित होती है, उसको क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं मानक भाषा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, मानक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है? तो वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप जो है वो मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है, याद रखिएगा, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी की किस बोली का मॉरिशस में पर्याप्त प्रसार है? तो हिंदी की किस बोली को जो है मॉरिशस में पर्याप्त प्रसार है? तो ये जो है भोजपुरी भाषा जो है ये मॉरिशस में भी इसका बहुत ही पर्याप्त प्रसार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छी हिंदी का नमूना, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी मीमांसा, हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण, किसकी कृतियां हैं? तो ये लिखी गई है पंडित किशोरीलाल वाजपेयी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, किशोरीदास वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी व्याकरण की रूपरेखा, हिंदी व्याकरण की रूपरेखा किसकी कृति मानी गई है? तो ये मानी गई है डॉक्टर जस दिमशिप्स, ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर दिमशिप्स, ठीक है, अब ये नाम सिर्फ याद रखिए, दिमशिप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिक प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित पुरानी हिंदी शीर्षक लेख के लेखक कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित पुरानी हिंदी शीर्षक लेख के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी जो है भाषा के संबंधित जो पुस्तकें प्रकाशित हुई थी उसको पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो पुस्तकों के नाम पढ़ते हैं। पहला आता है भाषा विज्ञान की भूमिका, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा। भाषा विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपके सिलेबस में भी होगा भाषा विज्ञान पुस्तक। तो ये लिखा गया था भोलानाथ तिवारी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, भोलानाथ तिवारी। सामान्य भाषा विज्ञान ये लिखा गया था बाबूराम सक्सेना के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, बाबूराम सक्सेना। भारतीय भाषा शास्त्र चिंतन की पीठिका
ये लिखा गया था विद्यानिवास मिश्र के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, विद्यानिवास मिश्र। भारतीय भाषा शास्त्र के सूत्रधार, ये लिखा गया था रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली महाव्याकरण, पाली महाव्याकरण ये लिखा गया था भिक्षु जगदीश कश्यप के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ये लिखा गया था डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा, ठीक, याद रखिएगा, डॉक्टर नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का समाजशास्त्र, हिंदी भाषा का समाजशास्त्र ये लिखा गया था डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के द्वारा। हिंदी भाषा की संरचना ये लिखी गई थी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा। हिंदी भाषा की शब्द संरचना ये लिखी गई थी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा। हिंदी भाषा की आर्थिक संरचना ये भी लिखी गई थी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा। हिंदी भाषा की वाक्य संरचना ये लिखी गई थी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा। तो ये सारे नाम जो हैं आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि हिंदी भाषा की शब्द संरचना के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं एवं समाधान के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं देवेंद्र नाथ शर्मा, ठीक, याद रखिएगा, देवेंद्र नाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि और हिंदी वर्तनी, नागरी लिपि और हिंदी वर्तनी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर अनंत चौधरी, ठीक, याद रखिएगा, डॉक्टर अनंत चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर उदयनाथ तिवारी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर उदयनाथ तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की भारतीय परंपरा और पाणिनि, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामदेव त्रिपाठी, ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर रामदेव त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा, ठीक, याद रखिएगा, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और समाज, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाषा और समाज के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा जी, ठीक, याद रखिएगा, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भाषा समस्या, भारत की भाषा समस्या, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्राचीन भाषा परिवार हिंदी जो 3 भाग में आई थी, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। शब्दों का जीवन, शब्दों का जीवन के लेखक हैं भोलानाथ तिवारी, ठीक, याद रखिएगा, भोलानाथ तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी के लेखक हैं सुनीति कुमार चैटर्जी। भारतीय लिपियों की कहानी, इसके लेखक हैं गुणाकर मूले, ठीक है, नाम याद रखिएगा, गुणाकर मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली हिंदी कोश, पाली हिंदी कोश के लेखक हैं मदन आनंद कोशलायन, ठीक, याद रखिएगा। शब्देश्वरी, शब्देश्वरी के लेखक हैं अरविंद कुमार और कुसुम कुमार, ठीक है। भाषा शास्त्र की रूपरेखा, तो इसके लेखक हैं उदय नारायण तिवारी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, भाषा शास्त्र की रूपरेखा उदय नारायण तिवारी इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का इतिहास, तो इसके लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास, इसके लेखक हैं भोलानाथ तिवारी। और फिर आते हैं हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग के लेखक हैं हरदेव बहारी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, हरदेव बहारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक जो हैं कौन माने गए हैं, तो इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, नाम याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता जो हैं ये हेमचंद्र माने गए हैं, ठीक, याद रखिएगा, हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबहट भाषा क्या थी या किस प्रकार की भाषा थी अबहट, तो ये जो है परिनिष्ठित अपभ्रंश मानी जाती थी, ठीक, याद रखिएगा, परिनिष्ठित अपभ्रंश के तौर पर मानी जाती थी अबहट भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है, तो ये कथन जो है किसने कहा है, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, तो किसने ये कहा है कि हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है,
तो ये है, ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है, याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, महात्मा गांधी। और 1936 में ये हुआ था, ठीक है, तो इसको, इसका डेट आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन। हे भव्य भारत ही हमारी, मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। ये पंक्ति किसकी है? फिर से पढ़ते हैं। हे भव्य भारत ही हमारी, मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसने कही है? तो ये कही है मैथिली शरण गुप्त जी ने, ठीक, याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी ने कही है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक संस्कृत में कितने स्वर थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि वैदिक संस्कृत में कितने स्वर थे? तो टोटल 14 स्वर थे, ठीक, याद रखिएगा, 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर थे? तो अब पूछा गया है कि अपभ्रंश में कितने स्वर माने गए हैं? तो टोटल जो है 10 स्वर माने गए हैं, ठीक है। कैंटम का अर्थ है, कैंटम, तो इसका अर्थ है 100, ठीक, याद रखिएगा, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राय डिंगल भाषा का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डिंगल भाषा का प्रयोग जो है किस प्रकार की रचनाओं में होता था? तो ये होता था वीर रस प्रधान रचनाओं में, ठीक, याद रखिएगा, जो आदिकाल में वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी जाती थी या जो ग्रंथ लिखे जाते थे, तो उसमें डिंगल भाषा का जो है अधिकतर प्रयोग किया जाता था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है डिंगल पिंगल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंगल शैली का प्रयोग होता था किन रचनाओं में? तो अब पूछा गया है कि पिंगल शैली जो है या पिंगल भाषा का प्रयोग किस या किन रचनाओं में होता था? तो ये होता था कोमल भावों की अभिव्यंजना के लिए। तो अब पिंगल भाषा जो है ये ज़्यादातर जो कोमल भाव रचनाएं होती थी उनको लिखने के लिए इस शैली या इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो याद रखिएगा, डिंगल जो है, डिंगल भाषा, इसमें वीर रस प्रधान रचनाएं लिखे जाते थे और जो पिंगल भाषा है इसमें कोमल रस प्रधान रचनाएं लिखे जाते थे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? तो ये कहा है डिंगल, ठीक है, याद रखिएगा, डिंगल कहा है, डिंगल शैली कहा है आचार्य शुक्ल ने। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है हमारा हिंदी भाषा जो है यहाँ पे समाप्त हुआ। और जो क्वेश्चंस हमने स्किप किए हैं वो हम बाद में करेंगे, जैसे कि बहुत सारे टेबल्स हमने स्किप किए हैं, तो उसको हम बाद में किसी और क्लास में हम उसको सॉल्व कर देंगे। और इसी के साथ जो है हमारा हिंदी भाषा जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब जो है हम और जो महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद हम पाश्चात्य भारतीय काव्य शास्त्र भी पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो हिंदी साहित्य का, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करना है, और जो विभिन्न प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, हम मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।